गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़े, हम ये समझते हैं कि आखिर मराठाओं का उदय कहाँ से हुआ या उनकी टेरिटरी कहाँ पे थी। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के समथिंग, और यहाँ पर बंगाल में या कलकत्ता में पूरी तरीके से कब्ज़ा किसने कर लिया है? अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी है और यहाँ बम्बई प्रेसिडेंसी है। हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था फ्रेंड्स कि किस तरीके से जो अंग्रेजी कंपनी थी उसने 3 जगह अपने स्तंभ गाड़े थे। पहला जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसी के साथ जब हम ये प्लासी का युद्ध देख रहे होते हैं 1757 के समथिंग, तो जिस शक्ति का बहुत तेज़ी से उदय हो रहा था वो शक्ति थी मराठा। वो शक्ति थी मराठा। मराठा बहुत तेज़ी से उदय कर रहे थे और वो लगातार निज़ाम और यहाँ आसपास के क्षेत्रों को क्या कर रहे थे? हराते जा रहे थे। इसी बीच 1761 में इनका अफ़गानों के साथ युद्ध होता है मराठाओं का। 1761 में मराठाओं, इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो मध्यकालीन इतिहास में आ जाता है। तो जैसे हम शिवाजी और इन सारी चीज़ों के लिए शिवाजी या अगले शासक जो भी होंगे उनका जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो एक अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मराठा और अंग्रेज़ों के साथ हुए संघर्ष से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में वो सारी चीज़ें हम कब कैप्चर करेंगे या पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैसूर के बाद उन्होंने मराठा को अपनी गिरफ्त में कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो इससे पहले पढ़ें कि किस तरीके से मराठा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से इनका मतलब संघर्ष हुआ, आखिर लड़ाई का क्या कारण था, वो किस तरीके से लड़ाई की क्या पृष्ठभूमि बनी और इस युद्ध का क्या क्या परिणाम निकला। तो फ्रेंड्स, हम एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे ताकि एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट होती जाएं और आपको रटना ना पड़े, वो एक क्रोनोलॉजी, एक समझ विकसित हो जाए। क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे तो आप कितना भी पढ़ लो वो एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे। तो हमें पहले पढ़ना है कि बैकग्राउंड क्या है, आखिर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे लड़ाई हुई, क्या किस वजह से लड़ाई हो रही थी, क्या संघर्ष के कारण क्या रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अगर हम मराठाओं के बारे में देखते हैं तो हम देख रहे थे कि मराठा जो थी, अगर हम यहाँ अरब सागर से देखें तो ये बंगाल की खाड़ी तक पूरा जो प्रभुत्व स्थापित हो रहा था वो मराठा शक्ति का हो रहा था। अगर हम 1757 के समथिंग का टाइम देखते हैं तो तभी क्या होता है, अब इनका जो था 1761 में इनका युद्ध होता है जिसको हम तीसरा पानीपत का युद्ध कहते हैं। तीसरा पानीपत का युद्ध होता है और तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तब उस वक्त जो मराठा साम्राज्य के शासक थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। जो बालाजी बाजीराव का युद्ध था वो किसके साथ लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा क्या किया गया था? लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठाओं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो यही फ्रेंड्स कि यहाँ पर बालाजी बाजीराव का साथ कौन दे रहे हैं? सदाशिव राव और विश्वास राव। और यहाँ अहमद शाह अब्दाली का साथ कौन दे रहा है? अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम। ये दोनों जो हैं ये किसका साथ दे रहे हैं? अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे हैं। और मराठाओं की तरफ से जो युद्ध लड़ रहे हैं या मराठा जो सेनापति हैं वो सदाशिव राव और विश्वास राव थे। अब इन दोनों के बीच युद्ध होगा जिसमें मराठा पूरी तरीके से पानीपत के तीसरे युद्ध में ये हार जाते हैं और विजय किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली की। ये एक ऐसा समय था जहाँ पर मराठा की शक्ति जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी वो एकदम से थम सी जाती है। और बालाजी बाजीराव को जब ये समाचार मिलता है कि जो मराठा हैं वो इस युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में हार गए हैं, तो सदमे से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बालाजी बाजीराव के बाद कौन शासक बनेंगे? माधवराव प्रथम शासक बनेंगे।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि इस युद्ध में दिल्ली के शासक जो शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रुहेला सरदार जो थे नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का क्या किया था, साथ दिया था। बाद में जब अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है ना, तो ये नजीबुद्दौला को ही दिल्ली पर क्या कर देता है, बिठा देता है, मराठा मतलब पेशवाओं के पद पर क्या कर देता है, बिठा देता है। अब मराठाओं को इस युद्ध में एकमात्र समर्थन जिस मुगल वजीर का मिला था, उनका नाम क्या था, इमाद उल मुल्क था। फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस या छोटे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि किस मुगल वजीर, आखिर वो कौन सा मुगल वजीर था जिसने मराठा युद्ध में मराठाओं का साथ दिया था, मराठा का जब युद्ध चल रहा था, तो वो कौन था, इमाद उल मुल्क था। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग पुत्र विश्वासराव भाव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। दूसरे शब्दों में इस युद्ध में मराठाओं का जो सेनापति था वो विश्वासराव भाव था, परंतु वास्तविक सेनापति जो था वो सदाशिवराव भाव था, क्योंकि विश्वासराव भाव जो थे वो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे और अल्पायु उम्र के थे, मतलब नाबालिग थे। तो इस वजह से जो इनका संरक्षक बना के भेजा गया था, जो या इनका भी जो हेड बना के भेजा गया था, वो किसको भेजा गया था, सदाशिवराव को भेजा गया था। सदाशिवराव जो था ये चचेरा भाई था विश्वासराव का। अब मराठा फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इब्राहिम खां गारदी कर रहा था। ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि मराठा फौज का जो नेतृत्व कर रहा था या तोपखाने की टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम इब्राहिम खां गारदी था। अब इस युद्ध में मराठों की क्या हो गई है, पराजय होगी। हमने देखा पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और बालाजी बाजीराव ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। अब बालाजी बाजीराव के बाद उनके बेटे शासक बनते हैं जिनका नाम था माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम का अगर हम बात करें तो माधवराव प्रथम का जो शासनकाल था वो 1761 से 72 तक था। लेकिन अगर हम माधवराव की बात करते हैं तो जितनी भी क्षति हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जितनी भी क्षति हुई थी, जितना भी उनका अपमान हुआ था, वो सभी चीज़ों को जो धूमिल कर देता है वो किसका शासनकाल करता है, माधवराव प्रथम का। माधवराव प्रथम ने जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो भी मराठाओं ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी, वो सभी उनको सब कुछ वापस मिल जाता है। तो पानीपत के युद्ध के कुछ सप्ताह बाद ही बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बालाजी का बेटा माधवराव गद्दी पर बैठा और माधवराव का चाचा रघुनाथ राव अपने भतीजे मतलब माधवराव का क्या हुआ था, संरक्षक नियुक्त हुआ था। इस पेशवा के शासनकाल में पानीपत के तृतीय युद्ध से मराठाओं को जितना नुकसान हुआ, उन समस्त नुकसानों की भरपाई क्या कर ली गई थी। माधवराव बहुत ही लायक शासक था। उसने जो भी प्रतिष्ठा गई थी, मराठाओं के जो भी क्षेत्र उनसे छीन लिए गए थे, वो सभी क्षेत्र को वो वापस पाने में सफल हो जाते हैं। इसी पेशवा के शासनकाल में मतलब माधवराव के शासनकाल में ही अगर हम बात करें तो 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत इलाहाबाद में रह रहे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के नेतृत्व में एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया था। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना, संयुक्त सेना पूरी तरीके से अंग्रेजों से क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है और उनके बीच संधि होती है। और उसी संधि के दौरान जो शासक थे, मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उनको इलाहाबाद में बिठा दिया जाता है, उनको पेंशनर बना दिया जाता है और उनकी प्रतिष्ठा को क्या कर दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमने समझी। लेकिन अब इस तरीके से उनको दोबारा से उनकी गद्दी पर सम्मान सहित दिल्ली में कौन बिठाता है, तो वो मराठा जो शासक थे जिनका नाम क्या था, माधवराव, वो बिठाते हैं। अब बात ये करते हैं फ्रेंड्स कि हमने देखा था कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा
को हराने में जो साथ दे रहे थे वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और जो मुग़ल सम्राट शाह आलम थे। तो आखिर फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि माधव राव ने फिर से जो मतलब मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उनको ससम्मान सहित उनको उनकी गद्दी पर बिठाया, क्योंकि कहीं न कहीं मराठा जान चुके थे कि अंग्रेज़ों की मंशा क्या है। अगर अगर सत्ता पर अंग्रेज़ों को नहीं बिठाया गया तो एक वो समय दूर नहीं कि अंग्रेज़ अभी जिस तरीके से बंगाल पर कब्ज़ा किए हुए हैं और बंगाल से उनका पूरा कब्ज़ा जो है वो दिल्ली तक फैल चुका है, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से हो। तो इस तरीके से पूरा कब्ज़ा जो है वो दिन दूर नहीं जब वो पूरे भारत पे पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। मराठा इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए मराठा क्या करते हैं, मुग़ल सम्राट को क्या करते हैं, उनकी गद्दी पर दोबारा से बिठाते हैं। और अब क्योंकि एक मुग़ल शासक को उसकी गद्दी पर कौन बैठा रहा है, एक मराठा बिठा रहे हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन सारी गतिविधियों की वजह से पानीपत के तीसरे युद्ध में लुप्त हुई मराठाओं की प्रतिष्ठा उसे फिर से वापस मिल गई थी। अब फ्रेंड्स माधवराव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसको क्षय रोग था, टीबी की बीमारी से वो ग्रसित था। इस वजह से बालाजी बाजीराव को हमने देखा पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए हैं। उनके बाद दूसरे शासक कौन आए, माधवराव आए। माधवराव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो टीबी की बीमारी से ग्रसित थे और आपको पता है वो समय इतना अच्छा नहीं था और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद किसको बनाया जाता है शासक, नारायण राव को बनाया जाता है। माधवराव के पुत्र को अगला शासक बनाया जाता है, नारायण राव को। अब जब नारायण राव गद्दी पर बैठता है तो ये नारायण राव के जो चाचा थे रघुनाथ राव, इनको लगता है कि इनको गद्दी पर बिठाया जाता है, लेकिन गद्दी पर इनके बेटे नारायण राव को बिठा दिया जाता है। रघुनाथ राव क्या करेगा, विद्रोह करेगा और रघुनाथ राव नारायण राव की जो चाचा है रघुनाथ राव, या जिसको राघोवा के नाम से भी जानते हैं, वो नारायण राव की क्या कर देगा, हत्या कर देगा। अब नारायण राव रास्ते से हट गया। अब शासक किसको बनाया जाना है, रघुनाथ राव को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स रघुनाथ राव को क्या लगेगा कि मैंने तो हत्या कर दी नारायण राव की, अब पेशवा की गद्दी किसे मिलेगी, मुझे मिलेगी। किसे, रघुनाथ राव की। लेकिन जो मतलब जो बहुत प्रमुख सेनापति कह सकते हैं हम, या सरदार होते थे मराठा साम्राज्य में, जिनका ही बोलबाला था या उनके कहे अनुसार ही सभी शासक काम करते थे, तो उनका नाम था नाना फडणवीस और महज्जी सिंधिया। ये दोनों जो हैं, क्योंकि इसने नारायण राव की हत्या करी थी, रघुनाथ राव को गद्दी पर बैठने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, गद्दी पर नहीं बैठने देते हैं। अब रघुनाथ राव क्या करेगा, रघुनाथ राव भागे भागे कहाँ जाएगा, अंग्रेजों से मदद मांगने जाएगा। अंग्रेजों से मदद मांगने कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर कौन बैठे हैं, अंग्रेज। मराठा रघुनाथ राव जो है वो भागे भागे कहाँ जाएगा, अंग्रेजों के पास जाएगा। अंग्रेजों से क्या मांगेगा, मदद मांगेगा कि आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे मराठा यहाँ पे गद्दी दिलाइए, आप मुझे पेशवा की गद्दी दिलाइए, मैं आपको यहाँ सालसेट, भड़ौच और बहुत सारे क्षेत्र जो हैं मैं आपको क्या करूँगा, दे दूँगा। तो इस तरीके से वो मराठा जो था, रघुनाथ राव जो था, चाचा जो था, वो अंग्रेजों के पास जाता है और अंग्रेजों से कौन सी संधि करता है, सूरत की संधि करता है। अब आपने देखा जो युद्ध अपनों के बीच हो रहा था, वहाँ पर किसकी अधीनस्था हो गई है, कौन बीच में आ गया है, वो आ गए हैं अंग्रेज। अब इस तरीके से मराठा और अंग्रेजों की क्या बन चुकी है, पृष्ठभूमि बन चुकी है। तो नारायण राव की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत थोड़े समय के लिए शासक बना, 1772 से 1773 तक। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद नारायण राव क्या बना था, पेशवा बना था। हमने देखा था कि माधवराव की मृत्यु के बाद कौन बनता है, माधवराव की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, नारायण राव बनता है। अब नारायण राव पेशवा बना है, परंतु उसका शासन जो था वो अत्यल्प रहा, बहुत कम रहा, क्योंकि उसके चाचा रघुनाथ राव या राघोबा स्वयं पेशवा बनने की चाहत में उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। परंतु इसके बाद जब राघोबा पेशवा बनना चाहता है तो मराठाओं के अत्यंत योग्य सरदार नाना फडणवीस और महज्जी सिंधिया ने इसका विरोध किया और माधवराव प्रथम के बेटे माधवराव नारायण द्वितीय को क्या किया था, उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसके संरक्षण हेतु 12 सदस्यीय 12 भाई परिषद बनाई थी।
तो अभी नारायण राव की क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। तो अब इस नारायण राव के बेटे को क्या बनाया जाएगा, नारायण राव के बेटा जिसका क्या नाम था, माधवराव नारायण द्वितीय, इसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। और इसको क्योंकि ये बहुत छोटा था, तो इसके संरक्षण के लिए और शासन को संभालने के लिए 12 सदस्यों की, इस 12 सदस्य में सरदार ही थे, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया जैसे लोग थे, जो क्या बनाते हैं, 12 भाई परिषद बनाते हैं। अब ये परिषद क्या करता है, मराठों की शासन व्यवस्था को चलाता है। और जब नारायण राव के बेटे माधवराव नारायण राव को क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है, किसको हटाकर, रघुनाथ राव को हटाकर। तो अब क्या करेगा, जो रघुनाथ राव है ये अंग्रेजों से क्या मांगेगा, मदद मांगेगा, और उनसे क्या करेगा, सूरत की संधि करेगा। कब करता है, 1775 में। और यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। और उसने सूरत की संधि में आखिर अंग्रेजों से क्या क्या देने का वादा किया था, उसने क्या कहा था कि अगर वो युद्ध जीत जाएगा तो वो आखिर क्या क्या चीज़ें देगा। मराठा रघुनाथ राव था, उसने जाकर अंग्रेजों से मदद मांगी कि आप मुझे पेशवा बना दीजिए, आप जैसे ही मुझे पेशवा बनाएंगे मैं आपको ये चीज़ें दूंगा। और ये समझौता कौन से संधि में होता है, सूरत की संधि में होता है। सूरत की संधि में उन्होंने क्या क्या बातें करी थी, तो इस संधि के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च के बदले 2500 सैनिक की सहायता माधवराव के विरुद्ध होने वाले संघर्ष के दौरान राघोवा को अंग्रेजों के द्वारा दी जानी थी। इस संधि में ये बात की थी कि जो रघुनाथ राव था वो अगर पेशवा बन जाएगा तो वो हर महीने 1.5 लाख रुपए किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। और अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए के बदले 2500 सैनिक की सहायता देनी पड़ेगी, ताकि वो माधवराव के विरुद्ध, जो अभी बनाया गया है माधवराव नारायण राव, जो अभी शासक बनाया गया है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ सके। और अगर इस युद्ध में वो जीत जाते हैं तो सालसीट, बेसिन, भड़ौच और सूरत जिलों के राजस्व का एक भाग अंग्रेजों को देना क्या कर देता है, कबूल कर देता है। अब अगर हम देखें तो सूरत की संधि के तहत कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में जब अंग्रेज सेना कहाँ पहुँचती है, सूरत पहुँचती है। क्यों सूरत पहुँचती है, क्योंकि अब उनको बनाना है, अगला जो अधिकारी या शासक बनाना है वो रघुनाथ राव को बनाना है। तो क्या होता है, जब वो युद्ध करने के लिए जाते हैं आरस के मैदान में, तो अंग्रेज और मराठा सेना के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मराठाओं की पूरी तरीके से पराजय हुई थी, कुछ क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजों ने जीते थे और कुछ क्षेत्र किसने जीते थे, मराठों ने जीते थे। तो पूना में किसका अधिकार हो गया है, पूना में जो अधिकार है अभी भी किसका है, इनका है, मराठाओं का ही है। लेकिन अगर हम देखें कि ये सूरत वाले क्षेत्र पे और भड़ौच, अहमदाबाद, यहाँ के क्षेत्रों पर किसका कब्जा हो गया है, तो यहाँ पर फिर अंग्रेजों का क्या हो चुका है, कब्जा हो चुका है। लेकिन अब क्या होगा, कलकत्ता के अंग्रेज प्रतिनिधि अब ने सूरत की संधि को मान्यता देने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। और उसने अपने एक विशेष प्रतिनिधि कर्नल ऑप्टेन को पुणे स्थित 12 भाई परिषद के साथ संधि करने के लिए भेजा है। इसी संधि को पुरंदर की संधि कहा जाता है और सूरत की संधि क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर सूरत की संधि चल रही है, लेकिन 1773 में हमको पता है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से रिलेटेड जो भी निर्णय होते थे वो किसको लेने का अधिकार दिया गया था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दिया गया था। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा था इसकी जानकारी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को थी ही नहीं। वॉरेन हेस्टिंग तुरंत क्या कहता है कि ये सूरत की संधि रद्द करो। क्यों, क्योंकि उसको ये अधिकार दिया गया था कि अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी को कोई भी काम करना है तो उसको किससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से, यहाँ जो कलकत्ता में बैठी हुई सरकार है उनसे लेनी पड़ेगी। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी अपने आप ही ये निर्णय ले रही थी। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। वो तुरंत क्या करते हैं, गवर्नर जनरल इस सूरत की संधि को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। और वो 12 भाई परिषद जो बनाई गई थी, 12 सरदारों की 12 भाई परिषद बनाई गई थी, माधवराव नारायण राव के लिए बनाई गई थी, क्योंकि वो बहुत छोटे शासक थे। तो उनके साथ एक संधि करते हैं, और जिस संधि को क्या कहा जाता है, पुरंदर की संधि कहा जाता है। और पुरंदर की संधि में ये कहा गया कि जो भी हम रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे, माधवराव नारायण राव ही क्या बनेंगे, शासक रहेंगे, हम किसी भी तरीके से रघुनाथ राव के साथ नहीं रहेंगे।
अब ये बात पता चलती है क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच क्या चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, मतभेद चल रहा था। ये बात कहाँ पता चलती है, ब्रिटेन में पता चलती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं, जो ब्रिटेन में बैठी सरकार है वो ये फैसला लेती है, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ अगर यहाँ पर ये मराठा वाला क्षेत्र जीत जाएंगे तो ये पूरा का ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी है ये और ज़्यादा इसका विस्तार हो जाएगा और क्षेत्र जीत जाएंगे। तो वहाँ से एक निर्णय आता है और वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है कि आप पुरंदर की संधि को रद्द कीजिए, और सूरत की संधि को क्या दे दी जाती है, मान्यता दे दी जाती है। सूरत की संधि को क्या दे दी जाती है, मान्यता दे दी जाती है। तो यहाँ देखिए, परंतु लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सूरत की संधि को क्या दे दी थी, मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार आंग्ल मराठा संघर्ष जिस संधि के अंतर्गत प्रारंभ माना जाता है वो कौन सी संधि है, सूरत की संधि है। बंबई की अंग्रेजी सेना ने पुरंदर संधि का क्या किया, विरोध किया। अब हमको पता है, उनको पता चल गया है कि भाई ये तो निर्णय ब्रिटेन से ही आ गया है कि भैया ब्रिटेन ने ही कह दिया है कि हम कौन सी संधि को मानेंगे, ये जो बंबई प्रेसिडेंसी कर रही है। अब इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। अब ये निर्णय का इंतजार ही नहीं करती वॉरेन हेस्टिंग का, और तुरंत किसके खिलाफ, मराठाओं के खिलाफ क्या कर देती है, मोर्चा खोल देती है, युद्ध कर देती है। तो ये देखिए कि बंबई की अंग्रेजी सेना ने पुरंदर संधि का क्या किया, विरोध किया। परिणामतः बंबई सरकार ने पुनः युद्ध छेड़ दिया, और ये युद्ध जो किया गया था दोबारा से, इस युद्ध को क्या कहा जाता है, तेलगांव का युद्ध कहा जाता है। तेलगांव के युद्ध में अभी क्या है, अभी अंग्रेज जो हैं उनको लगा कि मराठा बहुत कम शक्तिशाली नहीं है, छोटी सी टुकड़ी लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, मराठाओं से लड़ाई करने के लिए। मराठा इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, तेलगांव के युद्ध में मराठा विजयी हो जाते हैं, और अंग्रेजों को उनसे कौन सी संधि करनी पड़ती है, बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। बड़गांव की संधि के द्वारा जो भी क्षेत्र लिए गए थे वो सभी अंग्रेजों के द्वारा मराठों को क्या कर दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए ये बहुत अपमानजनक संधि थी, फलतः उसने इसे मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और मराठा और अंग्रेजों के बीच क्या होगा, फिर से युद्ध होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ 1782 आते आते हमें पता है कि कौन सा युद्ध शुरू हो जाता है। अंग्रेज जो थे यहाँ 1782 से 1784 के टाइम अगर हम देखें, 1782 से 1784 का अगर हम समय देखें तो एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। कौन सा वॉर चल रहा था, एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, दूसरा वाला एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था। अब क्या होता है, मराठा जो थे, क्योंकि मराठाओं का और अंग्रेजों का क्या चल रहा था, भिड़ंत चल रहा था, तो मराठा जो थे वो किसके साथ मिल जाते हैं यहाँ हैदर अली के साथ। अब वॉरेन हेस्टिंग को ये लगता है कि अगर मराठा और मैसूर दोनों लोग मिल जाएंगे तो इसमें जो अंग्रेज हैं उनकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। वो मराठा को तुरंत क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, और थोड़ा झुक जाते हैं। तो जब झुक जाते हैं तो क्या होता है, इनके बीच बाद में महदजी सिंधिया की मध्यस्थता से मराठों और अंग्रेजों के बीच 1782 में एक संधि की गई, जिसे सालबाई की संधि कहकर पुकारा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैसूर का युद्ध चल रहा था, मैसूर में अंग्रेजों को जीतना था, तो वो खुद ही थोड़ा झुक जाते हैं कि अभी मराठाओं से लड़ना सही समय नहीं है, लड़ेंगे लेकिन बाद में लड़ेंगे, इसलिए वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं। तो कहा जाता है कि जो पहला युद्ध था, आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें अगर विजय किसकी, तो माना जाता है कि मराठाओं की विजय हुई थी। हालांकि ये विजय पूर्णतः नहीं थी, ये तो केवल और केवल उनकी कूटनीति का एक हिस्सा था, जिसमें वो मान जाते हैं कि ठीक है, हम अभी मौका हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम अपने सर को क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं। और इसी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सालबाई की संधि की जाती है, और सालबाई की संधि में सालसीट और भड़ोच पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब रघुनाथ राव का समर्थन ना करने का, अब अंग्रेज कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से रघुनाथ राव को गद्दी पर नहीं बिठाएंगे, जो शासक हैं वो कौन रहेंगे, माधव राव नारायण राव द्वितीय ही रहेंगे। लेकिन अब रघुनाथ राव को भी समर्थन देना था, क्योंकि कहीं वो भी लड़ाई पे ना उतर जाए, तो वो उसको क्या देते हैं, पेंशन देते हैं, 25,000 रुपये मानसिक पेंशन देते हैं। तो वो भी खुश हो गया रघुनाथ राव भी, और इधर माधव राव नारायण द्वितीय तो बैठे हुए हैं गद्दी पर। तो इस तरीके से सालबाई की संधि के तहत अंग्रेज जो थे वो मराठाओं को क्या कर लेते हैं,
अपनी तरफ कर लेते हैं। इसी दौरान हमने देखा था कि मराठा जो थे शुरुआत में मैसूर युद्ध में हैदर अली का साथ दे रहे थे, बाद में क्योंकि उनकी शत्रुता मिट जाती है, सालबाई की संधि हो जाती है जिसमें अब अंग्रेजों से उनकी कोई शत्रुता ही नहीं थी, तो अब वो फिर किसका साथ देने लगते हैं, अंग्रेजों का साथ देने लगते हैं। हैदर अली अकेले पड़ जाता है और मैसूर का जो द्वितीय मैसूर युद्ध था उसमें वो हार जाता है और इसी दौरान घायल होने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने समझा कि किस तरीके से मराठा मैसूर से अंग्रेज जो थे अपने फ़ायदे के लिए क्या करते थे, उनको अपनी तरफ कभी मिला रहे हैं, कभी उनको अपनी तरफ से दूर खदेड़ रहे हैं, और सब क्योंकि सब अपने अपने लालच में थे, इस वजह से क्या होता था, हर बार अंग्रेज इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये कोई भी युद्ध भारत में क्या करते जाते हैं, जीतते चले जाते हैं। तो हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये क्लास समझ आई हो, आपको ये सेशंस इंटरेस्टिंग लगा हो। प्लीज़ अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।